हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, ये एक तरीके से क्या है, ये क्या है। तो हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर 1 में हमने रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा था, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके टाइप्स हमने देखे थे, रिसोर्स क्या होता है हमने देखा था, और भी बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज के बारे में जानी थी। तो उसी से जुड़ा हुआ ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। यानी कि लैंड क्या है, लैंड एक तरीके का रिसोर्स है, सॉइल एक तरीके का रिसोर्स है, इसी तरीके से वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सभी क्या है, एक एक तरीके के रिसोर्स हैं। और इस चैप्टर में हम इन सभी रिसोर्सेज के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि लैंड रिसोर्स जो है वो क्या होता है, किस तरीके से यूज में आता है, इसके ऊपर क्या खतरा है, इसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं। उसी तरीके से ये सभी चीजें, सभी रिसोर्सेज के बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। अब आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में देखिए, यहां पर एनसीईआरटी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर सबसे पहले आपको एक कहानी दी गई है, जिसमें कि दो बच्चों के बारे में बताया गया है। एक गांव है तंजानिया में, अफ्रीका में, जहां पर एक मामा, एक बच्चा है जो कि एक तरीके से अपना जीवन गुजारता है। वो, उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन है कि उसको बहुत दूर जाना होता है पानी लेने के लिए। और बच्ची है, वो लड़की है, और उसको काफी दूर जाना पड़ता है, कई घंटे लगते हैं। और उसके बाद वो दिन भर अपने भाई या फिर गार्जियंस को हेल्प करती है घर का सारा काम करने में। घर का काम क्या करने में, जैसे कि घर का जो काम है उसमें अपनी माँ का हाथ बटाती है। इसके अलावा जो गोट्स एंड बकरियां हैं उसके पास, उसको संभालने में हाथ बटाती है। इस तरीके से ये पूरा इनका लिविंग स्टाइल है, और ये एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में रहते हैं। अब देखिए, मामा के जो फादर हैं वो बहुत मुश्किल से थोड़ा मोड़ा मेज या फिर बीन्स उगा लेते हैं, ताकि अपने घर का यानी अपने परिवार का वो पेट भर सकें। लेकिन उसके कंपैरिजन में एक और लाइफ के बारे में, यानी एक और बच्चे के बारे में बताया गया है, जो कि है पीटर। अब ये जो पीटर है, ये एक तरीके के इलाके में रहता है, न्यूजीलैंड के एक इलाके में, जहां पर जो सीप रियरिंग है, यानी जो भेड़ जो पालन है, भेड़ पालन इस तरीके का जो व्यवसाय है, वो आसानी से किया जा सकता है। वहां पर यह करना काफी आसान है। और उसका जो परिवार है, यानी पीटर का जो परिवार है, एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है। और वो हर दिन स्कूल जाता है, और स्कूल से जब वो आता है तो वो अपने अंकल को सीप की यानी भेड़ बकरियों की देखभाल करते हुए देखता है। और उनका जो यार्ड है, शीप यार्ड, वो बहुत ही ग्रासी प्लेन वाले इलाके पर है, जहां पर एक तरीके से जो जानवर है वो आसानी से चर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर जो पीटर का जो पूरा फार्म है, पीटर के अंकल का या फिर पीटर के फैमिली का, वो काफी नए टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। पीटर का जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स को भी उगाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। तो इस तरीके से यहां पर आपको दो लाइफ्स के बारे में बताए गए, यानी कि दो लोगों की, दो बच्चों की कहानी बताई गई, जो कि दुनिया के अलग अलग इलाके में रहते हैं। एक रहता है अफ्रीका में, दूसरा रहता है न्यूजीलैंड में। एक का जो लिविंग स्टाइल है वो दूसरे तरीके का है, दूसरे का लिविंग स्टाइल दूसरे तरीके का है। अब इसी को लेकर, यानी इस कहानी को एक तरीके से आपको क्यों पढ़ाया गया, ये आपको आगे समझ में आएगा। अब देखिए, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ पारा दिया गया है, जिसको कि हम देख लेते हैं। अब ये पारा कहता क्या है? ये पारा कहता है कि माम्बा और पीटर जो हैं, माम्बा और पीटर, माम्बा और पीटर जो हैं, ये दुनिया के दो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, दो डिफरेंट इलाके में रहते हैं। और इनका जो लाइफ है वो काफी डिफरेंट है, एक दूसरे से काफी अलग है। और ये जो इनके लाइफ में डिफरेंस है, यानी पीटर का जो लाइफ है और जो मामा का जो लाइफ था, इन दोनों के लाइफ में जो डिफरेंस है वो क्यों है? उनके बीच का जो लाइफ का डिफरेंस है वो है क्योंकि ये जहां रहते हैं, इन दोनों जगहों के आसपास का जो लैंड का क्वालिटी है वो डिफरेंट है, सॉइल जो है वो डिफरेंट है। इसके अलावा वाटर का अवेलेबिलिटी, यानी एक जगह पर एक बच्चे को जाना पड़ता है कई किलोमीटर पानी लेने, लेकिन दूसरे को नहीं जाना होता है, तो ये डिफरेंट है। नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट है, एनिमल्स आसपास
कौन से मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, ये भी डिफरेंट है, और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज भी डिफरेंट है। तो इन सभी चीजों की वजह से, इस तरीके के रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी की वजह से जो लाइफ है, यानी कि जो लोगों का जो जीवन है, अलग अलग इलाकों में बदल जाता है। अब इसके बाद आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड के बारे में। यानी लैंड क्या है? लैंड एक तरीके का रिसोर्स है। इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। अब यहां पर क्या कहता है? ये कहता है लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। यानी लैंड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जिसका कि हमें यूज होता है या फिर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। यानी कि यह कहता है कि देखिए हमारा जो अर्थ है वो क्या है? एक तरीके का स्फेरिकल उसका शेप है, यानी इस तरीके का शेप है। अब आपने अर्थ ग्लोब देखा होगा या फिर मैप देखा होगा, उसमें आप जानते होंगे कि जो अर्थ है उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? वो पानी से भरा हुआ है, और करीब 30% के आसपास का हिस्सा है अर्थ के सरफेस का जहां पर जमीन मौजूद है, यानी मिट्टी मौजूद है, जमीन मौजूद है, जहां पर एक तरीके से इंसान रह सकते हैं। लेकिन इस 30% पर भी पूरी तरीके से इंसान नहीं रह सकते हैं। इसका भी कुछ खास इलाके ऐसे हैं जहां के लोग अपना जीवन गुजार सकते हैं, या फिर जहां जाकर लोग बस सकते हैं, रह सकते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valley offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. तो यहां पर क्या कहा इसने? यहां पर सिंपली ये कहता है कि देखिए जब आप बात करते हैं लोगों के जीवन के बारे में या फिर लोग कहां पर बसे हुए हैं, तो जब आप देखिएगा कि कुछ खास इलाके दुनिया के ऐसे हैं जहां पर दुनिया का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बसा हुआ है। जैसे आप पूरी दुनिया में देखिए तो रसिया जो है वो सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां का पॉपुलेशन देखिएगा तो कितना है? मात्र 10 करोड़ है, 10 करोड़ के आसपास है। लेकिन उसके कंपैरिजन में इंडिया जो है वो काफी छोटा देश है, यानी रसिया के कंपैरिजन में। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 135 करोड़ है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में आप देखिएगा तो कुछ खास इलाके ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं एरिया के हिसाब से। अब क्यों रहते हैं? रहते इसलिए हैं क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड का जो लैंड सरफेस एरिया है जिस पर कि लोग बस सकते हैं वो अनइवन है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी 30% के इलाके में कहीं भी आप जाइएगा वहां पर आपने इस तरीके का कोई घर बना लिया और आप रहने लगिएगा, वैसा पॉसिबल नहीं है हर जगह पर। क्योंकि देखिए बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां का जो टोपोग्राफी है वो काफी रफ है। बहुत सारे इलाके हैं माउंटेन वाले इलाके, तो माउंटेन के स्लोप पर थोड़ी ना आप जाकर घर बना सकते हैं। या फिर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि एक तरीके से जहां पर पानी बहुत जल्दी भर जाता है, हर साल बाढ़ आ सकता है, तो वैसे इलाके में भी आप घर नहीं बना सकते हैं। आप घर ऐसे इलाके में बना सकते हैं जो कि प्लेन इलाका हो, जहां पर आपका बाढ़ ना आए या फिर किसी तरीके की परेशानी ना हो, लेकिन वहां पर आपको खेती भी आप कर सकते हैं, आपको खाने के लिए सब चीज मिल सकता है और सभी तरीके की आपकी जरूरतें की चीजें हो सकती हैं। जैसे यहां पर आप देखिए ये माउंटेन वाला इलाका है, तो माउंटेन वाले इलाके में कितने लोग जाकर बसेंगे? कुछ आप जाइएगा पहाड़ी इलाकों में तो वहां कुछ घर होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। या फिर आप चल जाइए हिमालय के इलाके में, हिमालय में तो कोई भी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यहां पर रहना ही पॉसिबल नहीं है। इस तरीके का यहां पर सिचुएशन है। या फिर आप थार डिजर्ट में जाइएगा तो थार डिजर्ट में भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, बहुत कम। आपको मुश्किल से 2-4 गांव 1-2 किलोमीटर पर इस तरीके से मिलते हैं। आपको जितना पॉपुलेशन आपको दिल्ली शहर में मिलेगा वैसा थोड़ी ना मिलेगा आपको ऐसे इलाकों में। इसके साथ ही देखिए कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहां पर जो वाटर है वो बहुत जल्दी भर जाता है। यानी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हर साल बाढ़ आएगा, हर 3 महीने पर बाढ़ आएगा, हर 6 महीने पर बाढ़ आएगा, तो वहां भी आप थोड़ी ना घर बनाकर रह सकते हैं, वहां पर रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यही चीज यहां पर कही जा रही है। अब देखिए आप जब अपने घर के आसपास देखिएगा तो आपको ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल प्लेन मिलेगा जहां पर खेती हो सकता है, या फिर आप
देख रहे होंगे आपके घर के आसपास बिल्डिंग्स बन चुके हैं। बिल्डिंग्स कैसे बने? क्योंकि ऐसा प्लेन इलाका पहले से मौजूद था, वहां पर बन गया। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि यहां पर आपके रिक्वायरमेंट के यानी ह्यूमन लाइफ के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो सभी चीजें आपको बहुत ही आसानी से मिल जा रही हैं, इसलिए आप यहां पर रह रहे हैं जहां भी आपका घर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है लैंड यूज। लैंड यूज यानी कि जो हमारा जमीन है उसका इस्तेमाल। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं हम इस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तो दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। यानी कि जो जमीन है, जो जमीन की हम बात कर रहे हैं, उस जमीन का हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके के कामों के लिए। या तो हम वहां पर घर बनाते हैं, या फिर वहां पर कोई फैक्ट्री बनाते हैं, या फिर हम रोड बनाते हैं, या फिर वहां पर खेती करते हैं, जंगल उगाते हैं, माइनिंग करते हैं, कुछ भी हम किसी भी तरीके का यूज करते हैं। तो हम क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यही इस्तेमाल हो गया लैंड यूज। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि कैन यू लिस्ट आउट डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। यानी कि माम्बा और पीटर की फैमिली किस तरीके से लैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, इसका आप लिस्ट बना सकते हैं, तो बनाइए। अब इसके बाद यहां पर आगे बात किया जा रहा है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो देखिए यहां पर क्या आपसे क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, ये पूरा पैराग्राफ यहां से यहां तक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं। तो वहां पर आप दो पार्ट्स में इसको लिख दीजिएगा। पहला तो आपका फिजिकल फैक्टर हो गया। फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे? टोपोग्राफी आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, क्लाइमेट आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। इसके साथ ही दूसरा फैक्टर आ जाएगा ह्यूमन फैक्टर, जिसमें कि आपका पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो लैंड यूज के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? दो हो गए, फिजिकल हो गया और ह्यूमन हो गया। ह्यूमन में आपका पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आ गया, और फिजिकल में आपका सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टोपोग्राफी, ये सभी चीजें आ गई। अब देखिए यहां पर आप कहिएगा कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी किस तरीके से लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं। तो पॉपुलेशन सिंपली आपका जो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाके होते हैं वहां पर जो लैंड यूज का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। गांव में आप जाइएगा तो डिफरेंट होगा। जैसे आप अगर शहरों में आते हैं तो शहरों में देखिएगा कि आपको अपार्टमेंट्स बनते हैं, जो फ्लैट होते हैं उस तरीके से घर बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप जाइएगा जो आपके गांव वाले इलाके होते हैं वहां पर डिफरेंट तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, घर डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं। गांव में आपका जो जमीन होती है उसको खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप शहरों में देखिएगा तो वैसा नहीं होता है। इस तरीके की चीजें यहां पर बताई जा रही है। अब इसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी की बात है, तो यहां पर पीटर वाली बात है, जो कहानी हमने ऊपर देखी थी कि एक जगह टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर जो खेती है या फिर जो भी डेली वर्क है उसको डिफरेंट टाइप से किया जा रहा है। लेकिन पीटर के परिवार के पास टेक्नोलॉजी थी, तो इस वजह से वो जो फैक्ट्री है या फिर जो भी काम वो करता है उसमें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहां पर आपको डिफरेंट कंट्रीज का लैंड यूज कंपेयर किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं इस टेबल को। इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आगे बात की जा रही है, तो देखिए यहां पर लैंड के बारे में बात की है। ये एक तरीके से लैंड यूज से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए जो लैंड है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। इस किस आधार पर? उसके यूज के आधार पर। अब यूज या फिर ओनर यानी मालिकाना हक के आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हो गया प्राइवेट लैंड या फिर कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड सिंपली मतलब यह हो गया कि कोई आदमी उसका मालिक होगा या फिर कोई कंपनी मालिक होगी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मालिक होगा। लेकिन कम्युनिटी लैंड ऐसा लैंड होता है जिसको कि हम सिंपली सरकारी जमीन हम कह सकते हैं। इंडिया में वैसा ही सिस्टम चलता है। कम्युनिटी लैंड होता है जहां पर कि जो समाज है यानी कोई मोहल्ला है तो उसका पूरा हक है उस पर। जैसे आपके घर के बगल में कोई पार्क होगा तो पार्क किसी का प्राइवेट नहीं है। पार्क में आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, आपके बगल वाला भी जा सकता है, कोई भी आदमी जा सकता है। लेकिन जब आप किसी के प्राइवेट घर की बात करते हैं तो वो किसी का प्राइवेट घर है। मेरा घर है तो वो मेरा घर है, आप उसके मालिक नहीं हैं। ये दो तरीके के आपके लैंड का यूज हो गया। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, यही चीज लिखा गया है। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हर्ब्स। These community lands are also called common property resources. Common property resources क्या होते हैं?
जो कम्युनिटी लैंड होता है उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब देखिए ये कम्युनिटी लैंड का इससे यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे आप देखिए जो जंगल है इंडिया में उसको कौन कंट्रोल करता है, सरकार कंट्रोल करती है। तो जंगल जो है वो आज ना सरकार उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन जब अंग्रेज इंडिया में नहीं आए थे, अंग्रेजों के आने से पहले जो जंगल हुआ करते थे वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था, उस पर कोई भी आकर शासन नहीं दिखा सकता था। यानी उस समय के जो राजा महाराजा थे वो भी उस पर कंट्रोल नहीं करते थे। वहां पर कोई भी आदमी एंटर कर सकता था, वहां पर जानवरों को मार सकता था, या फिर वहां पर कोई पेड़ पौधे पत्ती कुछ भी लेना है वो ले सकता था, उसको कोई रोक टोक नहीं था। अब भी वहां पर यही स्थिति है इंडिया में अभी भी, लेकिन अभी उस पर सरकार निगरानी रखती है कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं, इस जानवर को नहीं मार सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी जो इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके का कम्युनिटी लैंड में आता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़े तो आगे यहां पर बात की जा रही है एक और चीज के बारे में, और वो ये है कि जो लैंड का अवेलेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड है। देखिए जो लोग हैं और लोगों की जो डिमांड है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और लोगों की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे पहले हमको 2 लेन का रोड चाहिए था तो उसमें 10 फीट जमीन लगती थी, लेकिन अब भाई जो शहर है वहां पर जो गाड़ी हैं, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुका है, तो अब हमें 4 लेन का रोड चाहिए, 4 लेन का रोड, तो उसके लिए 40 फीट चौड़ी जमीन लगती है। तो इस तरीके से जो लोगों की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है, और जो लैंड है वो लिमिटेड है, और क्वालिटी का जो लैंड का जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग जगहों पर डिफर करता है, अलग अलग इलाकों पर। जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आप जाइएगा तो खेती कर सकते हैं, जैसे आप गंगा के आसपास का जो गंगा बेसिन का इलाका है उसमें आप खेती कर सकते हैं। लेकिन जब आप थार डेजर्ट में जाइएगा तो वहां पर खेती के हिसाब से क्वालिटी नहीं है लैंड की। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि जो डिफरेंट इलाके हैं, अलग अलग इलाके, वहां का जो लैंड है उसकी क्वालिटी डिफर करती है। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in urban areas to expand the agriculture land in rural areas। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि जो लोग हैं उनकी डिमांड तो बढ़ रही है, जमीन उतना ही है, तो लोग जो थे जिनके पास पहले थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था, प्राइवेट लैंड थोड़ा सा होता था, अब लोग क्या कर रहे हैं कि अब जो कॉमन लैंड है, यानी जो एक तरीके से सरकारी जमीन है, सरकारी यहां पर शब्द सही नहीं होगा, कॉमन लैंड जिस पर पहले कोई भी जा सकता था, अब उस इलाके को इंक्रोच कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। और कब्जा करके क्या कर रहे हैं, तो वहां पर वो कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉमर्शियल एरिया बना रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और ये शहरी इलाकों में। इसके अलावा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में जंगलों की सफाई करके एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सोइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द environment because of the expansion of agriculture and construction activities। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आज जो एक तरीके से लैंड यूज पैटर्न में हमें चेंज देखने को मिलता है वो ये हमें बताता है कि हमारा जो कल्चर है वो एक तरीके से कितना ज्यादा चेंज हुआ है हमारे सोसाइटी में। अब इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि देखिए आज के 100 साल पहले हमारा जो समाज था, इंडिया का जो समाज था या फिर पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था, वो गांव के ऊपर बेस्ड था। यहां पर गांव बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लोग अपना गांव में मिट्टी का घर बनाते थे, रहते थे, खेती करते थे, अपना सारा काम चलाते थे। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, अब इंडिया में शहर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो शहर में आपका जो लिविंग स्टाइल है, कल्चर जो है शहर का, वो पहले से अलग है। तो इस वजह से यही चीज यहां पर समझाया जा रहा है कि जो हमारे लैंड यूज पैटर्न में चेंज हमें देखने को मिल रहा है वो हमें बताता है कि हमारे कल्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब यहां पर आगे यहां से क्या बात की जा रही है, यहां से बात की जा रही है कि जो लैंड है, लैंड को एक तरीके से खतरा किन चीजों से प्रॉब्लम है। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, लैंडस्लाइड्स जो भूस्खलन जिसको कि हम कहते हैं, या फिर इसके बाद सॉइल इरोजन होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है, ये एक तरीके के मेजर थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट के सामने, यानी लैंड को लेकर, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा लैंड है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है और हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है,
ऐसा हो रहा है एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए, जो हमने एक तरीके से लैंड को अपने पर्सनल यूज में इंक्लूड किया। इसके अलावा जो हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चला रहे हैं, इसकी वजह से भी ये इंपैक्ट पड़ रहा है। अब यहां पर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहां पर बताया जा रहा है इस इमेज के जरिए कि किस तरीके से लैंड यूज पैटर्न चेंज होता है। पहले देखिए गांव हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे, खेती करते थे, मिट्टी के झोपड़े बनाकर रहते थे। थोड़ा सा शहर जैसा स्थिति हुआ तो खेती भी कर रहे हैं लेकिन वहां पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो रोड्स बन गए चौड़े चौड़े, खेती जो था वो धीरे धीरे बंद हो गया और यहाँ पर गार्डन्स, पार्क्स ये सभी बन गए, घर डेवलप होने लगे। फिर अंत में बहुत ही बड़ा ये शहर बन गया, तो बहुत बड़ा शहर बन गया तो क्या हो गया, यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, जो पार्क्स थे, जो खेती वाला इलाका था वो बिल्कुल ही गायब हो गया। तो इस तरीके से लैंड यूज पैटर्न के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, यानी कि जो लैंड रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। अब देखिए यहां पर पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है और उनका जो डिमांड है वो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर फॉरेस्ट जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसके साथ साथ जो अच्छी जमीन है, साफ सुथरी जमीन है, एरेबल लैंड है, उसका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे सामने चुनौती आ चुकी है या फिर हमारे सामने खतरा है कि जो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है ये कुछ दिन में बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, इस तरीके का हमारे सामने डर है। तो इस वजह से हमारा जो प्रेजेंट रेट है डिग्रेडेशन का, प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन है, इसको कंट्रोल करना चाहिए या फिर इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं एफोरेस्टेशन के जरिए या फिर लैंड रिक्लेमेशन के जरिए, रेगुलेटिंग यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड टू यूज टू कंजर्व लैंड। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? एफोरेस्टेशन करेंगे, यानी कि पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, जंगल फिर से उगाएंगे। लैंड रिक्लेमेशन करेंगे, यानी जिस जमीन को एग्रीकल्चर के लिए पेड़ जंगल से ले लिया गया, यानी जंगल था कहीं पर, उसको काट के खेती की जाने लगी, तो हम क्या करेंगे? उस जमीन को वापस से वहां पर जंगल उगाएंगे, या फिर कहीं और किसी तरीके का इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसको खत्म करेंगे। इसके साथ ही जो खेती में केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उसका यूज को हम रेगुलेट करेंगे, और जहां पर जानवरों को चराने के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल होता है वहां पर हम ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे। ओवरग्रेजिंग को हम कंट्रोल करेंगे तो इस तरीके से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, जिसको कि हम भूस्खलन हिंदी में कहते हैं। तो यहां पर देखिए बात, इसको हम समझ लेते हैं कि लैंडस्लाइड्स होते क्या हैं। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी कि कोई स्लोप है इस तरीके का स्लोप है, यहां पर ये जो हिस्सा है ये अगर टूट के गिर जाता है इस तरीके से तो वही होता है हमारा लैंडस्लाइड। अब इसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि यहां पर क्या बताया गया है। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनोज, यानी कि जब भी किसी इलाके में वोल्केनो इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आता है या फिर फ्लड आता है, तो वो एक तरीके से लैंडस्लाइड को अंजाम देता है, यानी उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। जनरली होता है, ऐसा नहीं कि 100% उसी वजह से होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for the quite some time. The formation of river blocks can be cause havoc, यानी कि यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि देखिए कई बार होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, कई दिन तक लगातार बारिश हो रहा है, तो पहाड़ का एक कोना जो है वो टूटकर गिर जाएगा, जिसकी वजह से जो नदी है उसका रास्ता रुक जाएगा और वो पानी जो है वो वहां पर रुक जाएगा, जिसकी वजह से आगे हो सकता है कि बाढ़ आ जाए। अब यहां पर देखिए कुछ इमेजेस हैं लैंडस्लाइड के, जिसको कि आप देखकर समझ रहे होंगे कि यहां पर लैंडस्लाइड में होता क्या है। अब यहां पर देखिए ये एक रोड जा रही थी, रोड के इस तरफ क्या है, यहां पर पहाड़ स्लोप था सिंपल, जो कि इस तरीके से पूरा भरभरा कर नीचे गिर गया। यहां पर भी एक रोड है, रोड इस तरीके से जा रही है, यहां पर ये जो पहाड़ का इलाका था ये पूरा नीचे गिर गया। इस तरीके से ये पूरा पहाड़ था, ये पूरा नीचे की ओर खिसक गया, तो ये होता है लैंडस्लाइड। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ें तो
तो यहाँ पर एक केस स्टडी बताई गई जिसको कि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर लैंडस्लाइड का मिटिगेशन मैकेनिज्म बताया गया है, यानी किस तरीके से हम लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंडस्लाइड को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो वहां पर इसको आप आंसर में लिख सकते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज empowered us to understand what factor cause landslide and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are as follows. यानी कि ये सभी लैंडस्लाइड मिटिगेशन टेक्निक्स हैं। सबसे पहला जो है हैजार्ड मैपिंग, यानी कि जहां पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं वहां पर लोगों को जागरूक करना कि आप उस इलाके में नहीं जाएं या फिर उस इलाके में बिल्डिंग नहीं बनाएं, उस इलाके में रोड नहीं बनाएं, इन चीजों के बारे में। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है इसमें एक रास्ता जा रहा है, रास्ते के दूसरी तरफ दीवार इस तरीके से उठा दिया गया है, और ये दीवार किस लिए है कि ये जो ये आसपास की मिट्टी है या फिर जो पहाड़ है वो स्लाइड करके नीचे ना आ जाए, इसके लिए रिटेंशन वॉल बनाया गया है रोकने के लिए। इसके साथ ही इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर इन एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। तो देखिए जो पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है, वो जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ कर रखता है। तो पहाड़ी इलाकों में या फिर वैसे इलाकों में जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है वहां पर अगर वेजिटेशन लगाया जाए, पेड़ लगाया जाए, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर इंप्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विथ रेन वाटर स्प्रिंग फ्लोज। तो देखिए जो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि कोई स्लोप है, वहां पर बारिश हो रहा है, तो वहां पर पानी किस तरीके से फ्लो कर रहा है, पानी जमीन में जा रहा है, जमीन उसको सोख रहा है नहीं सोख रहा है, यानी स्लोप पर वाटर जो फ्लो होता है बारिश की वजह से, उसको मैनेज करना कि वहां पर किस तरीके से पूरा वाटर सिस्टम है। केवल बारिश की यहां पर बात नहीं हो रही है, आपका रिवर सिस्टम की वजह से भी जो वाटर फ्लो होता है उसको मैनेज करने की यहां पर बात की जा रही है। तो ये हमारा पहला हो गया रिसोर्स। दूसरा रिसोर्स है हमारे सामने सॉइल। सॉइल भी एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, जिसके के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अब सॉइल का डेफिनेशन क्या है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए सॉइल जो है इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। तो हिंदी में कहें तो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो ग्रीनी सब्सटेंस अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, उसको हम सॉइल के नाम से जानते हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो देखिए यहां पर जब आप लैंड की बात करिएगा, लैंड यानी जमीन, और सॉइल मिट्टी, ये दोनों आपस से जुड़े हुए वर्ड लगते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी लिंक्ड है, यानी जुड़ा हुआ है, लेकिन सेम वर्ड नहीं है। अब देखिए यहां पर लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि देखिए अगर आप वर्ल्ड में या फिर इंडिया में अलग अलग इलाके में जाइएगा तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलेगा। कहीं पर आपको काली मिट्टी मिलेगा, कहीं पर लाल मिट्टी मिलेगा, कहीं पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि जो जिस इलाके में आप जा रहे हैं वहां का लैंडफॉर्म कैसा है, यानी वहां पर एक तरीके से पथरीला इलाका है, या फिर वहां पर अवसाद वाला इलाका है, या फिर वहां पर किसी डिफरेंट टाइप ऑफ जो पत्थर होता है वो मौजूद है। तो यहां पर यही बात समझाया जा रहा है कि जो लैंडफॉर्म है वो टाइप ऑफ सॉइल किसी भी इलाके का डिटरमाइन करता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का बना हुआ होता है। इसके साथ साथ इसमें मिनरल्स होते हैं, वेदर्ड रॉक्स होते हैं फाउंड ऑन द अर्थ। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के प्रोसेस के जरिए जो रॉक्स हैं वो वेदर होते हैं, यानी कि वो एक तरीके से इरोड करते हैं, टूट फूट जाते हैं, छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं। उसके बाद उनमें मिनरल्स मिक्स होते हैं, उसके बाद में वहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया? कोई जानवर है वो वहां पर मर गया, या फिर कोई पेड़ पौधा है वो वहां पर गिर गया, सड़ गया, जो जानवर है वो मर गया, सड़ गया, तो उसका जो पूरा मटेरियल है वो जब मिट्टी में मिल जाता है तो वही हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके अलावा जो आपके एनिमल्स वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं वो भी हमारा इंक्लूड होता है, किसमें? हमारे ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूड होता है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, यानी वेदरिंग के जरिए ये पूरा काम होता है। यानी कि क्या होता है? रॉक्स जो होते हैं या फिर जो मिनरल्स होते हैं ये सभी मिक्स होते हैं, टूटते फूटते हैं छोटे छोटे कण में। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी कि किसी भी मिट्टी में
जब अच्छी मात्रा में मिनरल्स मौजूद हो, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो, तो उस हिसाब से उसका सॉइल का फर्टिलिटी होता है। यानी कोई मिट्टी है, वहां पर मिनरल्स काफी अच्छी मात्रा में है, ऑर्गेनिक मैटर भी काफी अच्छा मात्रा में है, तो वो सॉइल काफी फर्टाइल होगा। लेकिन कहीं पर मिट्टी है, वहां पर मिनरल्स मौजूद नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद नहीं है, तो वो सॉइल फर्टाइल ही नहीं होगा। वहां पर आप कुछ भी खेती करिएगा अच्छी तरीके से उगेगा ही नहीं। तो ये चीज यहां पर आपको समझाया जा रहा है। अब यहां पर वेदरिंग है, वेदरिंग को देख लेते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग एक प्रोसेस है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। यानी कि कोई भी पत्थर है, यानी जो पत्थर हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं जो कि जमीन के ऊपर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन के जरिए जब टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे कणों में, तो उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। जैसे कि वहां पर रोज कोई पत्थर है, मान लीजिए सरफेस पर मौजूद है, उस पर रोज धूप हो रहा है, धूप पड़ रहा है, तो वो दिन में गर्म होता है, रात में ठंडा होता है, दिन में गर्म होता है, रात में ठंडा होता है। तो आप जानते हैं कि गर्मी में कोई भी चीज जो है वो फैलती है, ठंड में सिकुड़ती है। तो वो दिन रात कई सालों तक, हजारों सालों तक ये एक्शन कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो टूट जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉस्ट एक्शन होगा, यानी वो बहुत ज्यादा ठंडा उसको कर दिया जाएगा। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उससे भी ये चीज टूटता है। या फिर प्लांट्स जो होते हैं वो भी कई बार पत्थरों को तोड़ देते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो काफी ताकतवर होती हैं। एनिमल्स या फिर जानवर भी हैं, पत्थरों को तोड़ देते हैं अपने एक्शन से। जैसे मैं कहीं पर गया, मैंने कोई पत्थर तोड़ दिया, तो वो भी एक तरीके का वेदरिंग में इंक्लूड होता है। इसके बाद देखिए आगे अगर बढ़ें तो आगे यहां पर सॉइल का लेयर्स आपको बताया गया। ये देखिए यहां पर सॉइल है, इसके डिफरेंट लेयर्स आपको बताया जा रहा है। तो देखिए सॉइल जो है, इसमें सबसे ऊपर जो सॉइल मौजूद होता है, सबसे ऊपर लेयर जो मौजूद होता है, ये हमारा क्या होता है, ये एक तरीके का टॉप सॉइल होता है, जिसमें कि हमारा ह्यूमस और वेजिटेशन मौजूद होता है। ह्यूमस क्या हो गया, जो कि एक तरीके से आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उसी को ह्यूमस कहा जा रहा है। इसके बाद सब सॉइल होता है, जिसमें कि आपका सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। सिल्ट क्या हो गया, जो अवसाद होता है, जो कि एक तरीके से नदियों द्वारा लाया जाता है या फिर कहीं से फ्लो होकर आता है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। उसके नीचे क्या होता है, एक लेयर होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल्स का, यानी वैसे रॉक मटेरियल्स जो कि टूट गए हैं लेकिन कंप्लीटली टूटे नहीं हैं, बल्कि काफी मोटे स्तर में, यानी इतने बड़े पत्थर के रूप में है। उसके नीचे होता है पेरेंट रॉक, यानी कि वहां पर एक तरीके से प्योर आपको रॉक या फिर पत्थर देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां पर, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, तो देखिए यहां पर आप इस इमेज को देखिए, तो इस इमेज में देख सकते हैं ये तो प्योर सॉइल है, यानी जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, जहां पर कि आपका ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होता है, ह्यूमस भी होता है, ये आपका टॉप सॉइल हो गया, ये वाला, जो कि इस रूप में इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए आप इस इमेज में सबसे ऊपर टॉप सॉइल हुआ। टॉप सॉइल के नीचे आप जाइएगा तो नीचे लेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा देखने के लिए जो आपका क्ले होता है, सिल्ट होता है, या फिर जो हमारा और भी जो इस तरीके की चीजें होती हैं, वो यहां पर इस लेयर में सेकेंड लेयर में मौजूद होती हैं। उसी तरीके से और नीचे जाइएगा तो आपको जो वेदर्ड रॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर ये जो रॉक्स हैं, ये ना तो कंप्लीटली एक रॉक के रूप में है, ना ही एक तरीके से सॉइल में कन्वर्ट हुए हैं, यानी सॉइल के रूप में टूटने के प्रोसेस में है ये, और ये वेदर्ड हो चुके हैं, यानी बहुत बड़े पत्थर से कन्वर्ट होकर छोटे छोटे पत्थर हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके का सॉइल होता है छोटा छोटा, वैसा ये फॉर्म अभी नहीं लिया है इन्होंने। तो इस तरीके से सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। अब यहां पर आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, यानी कि सॉइल बनने के क्या प्रोसेस होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि सॉइल कैसे बनेगा, कैसे बनता है, या फिर किस तरीके का बनेगा। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहां पर देखिए जो सॉइल फॉर्मेशन का जो मेन फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर, वो है पेरेंट रॉक, यानी कि किसी भी इलाके में किस तरीके का पत्थर मौजूद है, यानी जिस तरीके का पत्थर होगा मिट्टी हमारा उसी तरीके का बनेगा। उसके बाद उसमें क्या होता है, उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी वहां पर क्लाइमेट कैसा है, अगर वहां पर जो धूप और
ठंडी वाला मौसम बहुत जल्दी होता है, जैसे दिन में बहुत गर्मी हो गया, रात में बहुत ठंडी हो गया, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्लाइमेटिक फैक्टर काफी ज्यादा एक्शन करेगा और वहां पर आपको काफी तोड़ देगा, जो पत्थर है उसको तोड़ देगा। या फिर कहीं पर रिवर फ्लो कर रहा है पत्थर के इलाके से, तो जो रिवर है वो भी अपना काम करेगा, पत्थर को जल्दी वेदर करेगा, रॉक तोड़ेगा। एयर फ्लो हो रहा है, जो हमारा विंड होता है वो भी काम करता है। तो इस तरीके के क्लाइमेटिक फैक्टर्स काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं टोपोग्राफी, यानी वहां पर जो इलाका है वो कैसा इलाका है, यानी पहाड़ का इस तरीके से स्लोप इलाका है, यहां पर कोई एक्शन हो रहा है तो यहां पर तो सॉइल वो टिकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा। इस चीज की यहां पर बात की जा रही है। अब देखिए यहां पर ये मेन चीज ये बताया जा रहा है कि देखिए जो ये सभी चीजें हैं ये हर एक जगह पर अलग अलग होती हैं। अब यहां पर ये जो एक तरीके से चार्ट है इसको आप देखिए, यहां पर मेनली सॉइल के जो फॉर्मेशन में जो चीजें काम करती हैं, जो फैक्टर्स काम करते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है। सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पेरेंट रॉक। डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, प्रीमेबिलिटी। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका रॉक का पेरेंट रॉक का टाइप होगा, यानी जिस इलाके में जो सॉइल बन रहा है उस इलाके में पहले कैसा पत्थर हुआ करता था, जैसा पत्थर होगा वैसा मिट्टी का कलर होगा, मिट्टी का टेक्सचर भी वैसा ही होगा, उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी मिट्टी के वो भी वैसी ही होंगी, उसके साथ ही उसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं वो भी उसी के हिसाब से होंगे, और इसके साथ ही कौन कौन से कंटेंट होंगे ये भी उसी हिसाब से होंगे, और इसके साथ ही परमिएबिलिटी भी उसी हिसाब से होगा। यानी कि अगर किसी इलाके में कोई पत्थर है उसमें कैल्शियम काफी ज्यादा है, तो जो वहां पर मिट्टी बनेगी उस मिट्टी में कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होगा, उसी हिसाब से दूसरे जो मिनरल्स हैं जो कि मौजूद हैं उस पत्थर में वो उसी हिसाब से बनेंगे। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसके बाद दूसरा है हमारा रिलीफ। रिलीफ भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट कैसे है, तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ के इस इलाके में अगर कोई सॉइल फॉर्मेशन का काम होता है इस इलाके में स्लोप पर, तो यहां पर सॉइल मान लीजिए जो रॉक है वो वेदर हो रहा है, लेकिन वो वहां पर टिकेगा थोड़ी, वहां पर उसके पास टिकने के लिए जगह नहीं है, तो वो फ्लो होकर नीचे आ जाएगा और नीचे हमारा काफी सारा सॉइल यहां पर फॉर्मेशन होगा, यहां पर कम होगा। ये एक तरीके से डिफाइन करता है कि उस इलाके में कितना एक्यूमुलेशन होगा। कोई फ्लैट सरफेस है, यहां पर कोई वेदरिंग हो रहा है तो सॉइल जो है वो यहीं पर टिक जाएगा, लेकिन किसी स्लोप पर हो रहा है तो वहां पर सॉइल नहीं टिकेगा। यही चीज यहां पर कहा जा रहा है। इसके साथ ही फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहां पर ये सभी चीजें जो है, फ्लोरा फौना तो सिंपली हो गया आपके जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी बात की जा रही है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये एक तरीके से अफेक्ट करती हैं ह्यूमस फॉर्मेशन को, यानी कि जो वहां पर ऑर्गेनिक मैटर होगा वो फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन को ये अफेक्ट करती हैं। कैसे कि किसी इलाके में मिट्टी तो बन गया लेकिन वहां पर कोई जानवर नहीं रहता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई वहां पर प्लांट नहीं है, तो वहां पर ह्यूमस नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए क्लाइमेट की बात की जा रही है। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो है वो टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस, इनको बनने का एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर, वही चीज मैंने बात किया था कि कहीं पर टेम्परेचर कम ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी होता है, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। कहीं पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है वो भी इफेक्ट करेगा, कहीं पर नदी फ्लो करती है वो भी इफेक्ट करेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो वेदरिंग और ह्यूमस को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद अंत में आ जाता है वो है टाइम। तो देखिए टाइम जो है वो एक तरीके से डिटरमाइन करती है कि किसी भी इलाके में सॉइल का प्रोफाइल कितना होगा, यानी जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल का वो कितना मोटा होगा। क्योंकि देखिए जो सॉइल फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। अगर आप उसको 10 साल दीजिएगा तो 1 सेंटीमीटर, 1 mm या 1 इंच का मिट्टी बनेगा। मैं एग्जांपल कर रहा हूं, ये सही श्योर नहीं है, मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि सही आप बात कीजिएगा तो सही कई एक और डाटा होता है जो कि यहां पर बताया गया है। तो यहां पर कहा जा रहा है इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी करीब 100 साल से भी ज्यादा लगते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको जो 4 इंच, 5 इंच, 10 इंच, 1 फीट, 10 फीट की मिट्टी मिल रही है तो उसको कितने साल लगे होंगे। तो यही चीज यहां पर बात की जा रही है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़े तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, जो कि है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड
कंजर्वेशन मेजर, यानी जो सॉइल है वो तो लगातार डिग्रेड हो रही है, तो इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर बात किया जा रहा है कि जो सॉइल इरोजन है और जो डिप्लीशन है वो एक तरीके से सॉइल के लिए काफी मेजर थ्रेट है। यानी सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब कहीं पर रिवर फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, तो उसकी वजह से जो सॉइल है, यहां पर केवल रिवर की बात नहीं है, विंड भी का बात है, और भी तरीके से जो सॉइल है वो इरोड करता है, वो अपने जगह से फ्लो कर जाता है। डिप्लीशन वही चीज इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से एक तरीके से मेजर थ्रेट है या फिर खतरा है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल है उसको डिग्रेडेशन में ह्यूमन फैक्टर भी काम करते हैं, नेचुरल फैक्टर भी काम करते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। अब देखिए यहां पर क्या बात किया जा रहा है, यहां पर बात किया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक तरीके से सॉइल को डिग्रेड करने में मदद करती हैं या फिर सॉइल को डिग्रेड कराती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फैक्टर्स, वैसे फैक्टर्स जो कि सॉइल को डिग्रेड कराते हैं, तो उसमें आप ये सभी चीजें लिख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। तो फ्लड आप जानते ही हैं, बाढ़ हो गया, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये भी जानते हैं, रेन वॉश यानी बारिश जो फ्लो गिरता है उसकी वजह से भी जो मिट्टी है वो फ्लो कर जाती है, यानी कि वो क्या होता है, डिग्रेड कर जाती है, डिग्रेड नहीं कर जाती है, वो एक तरीके से इरोड कर जाती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स बताए गए हैं। मेथड्स में कौन कौन से हैं, मल्चिंग है, काउंटर बैरियर्स हैं, रॉक डैम है, इसके बाद और भी हैं नीचे। तो नीचे आए तो यहां पर टेरेस फार्मिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, कॉन्टोर प्लाविंग है, शेल्टर बेल्ट्स हैं। तो ये सभी क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं, इनको हम इमेज के जरिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए बताया जा रहा है सबसे पहला मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब मल्चिंग में यहां पर देखिए दो तरीके की मल्चिंग आपको दिखा रहे हैं। एक तरीके से जो आपके फार्म में खेती होती है वहां पर इस तरीके की मल्चिंग होती है, जो आपका प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उनके आसपास के इलाके को वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको रखकर इस तरीके से ढक दिया जाता है, ताकि वहां पर जो सॉइल का एक तरीके से मॉइस्चर है या फिर जो उसके इंग्रेडिएंट्स जो कि वहां पर दिए गए हैं उसको उगने के लिए वो बचे रहें। उसी तरीके से यहां पर आप एक पेड़ में देख सकते हैं कि यहां पर मल्चिंग किया गया है, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर्स को वहां पर रख के अच्छी तरीके से उसको ढक दिया गया है, ताकि इसका मॉइस्चर बना हुआ रहे, इसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी मिलते रहें। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्टोर बैरियर्स। Stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made up of in front of the barriers to collect water. अब देखिए यहां पर कई इलाके ऐसे होते हैं जो कि स्लोप के रूप में होते हैं, यानी वहां पर बहुत ज्यादा ढलान नहीं होता है, यानी पहाड़ जैसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन हल्का सा वहां पर स्लोप होता है। तो वहां पर इस काम को अपनाया जाता है, जहां पर क्या किया जाता है, यहां पर जो स्लोप है उसके पैरेलल में, यानी इस तरीके से स्लोप है, तो यहां पर इस तरीके से क्या किया जाएगा, कॉन्टोर बैरियर्स बना दिए जाएंगे। इसके आगे गड्ढे खान दिए जाएंगे, नहर जैसा बना दिया जाएगा या फिर गड्ढे बना दिए जाएंगे जहां पर वाटर को जमा किया जा सके। तो इस तरीके से कॉन्टोर बैरियर बनाया जाता है ताकि जो मॉइस्चर है जमीन का उसको बचाया जा सके, वाटर को अवेलेबल रखा जा सके। रॉक डैम बनाए जाते हैं ताकि जो वाटर है उसका फ्लो कम किया जा सके। अब देखिए यहां पर अगर हम नीचे जाएं तो यहां पर रॉक डैम का एक एग्जाम्पल है, ये एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, मुझे सही इमेज नहीं मिला इसलिए मैंने ये इमेज लिया था। वहां पर क्या किया जाता है, जो खेत होते हैं, जैसे स्लोप वाला एग्जाम्पल दिया, वैसे इलाकों में बहुत जगहों पर इसी तरीके के बैरियर्स बना दिए जाते हैं, पत्थरों के बैरियर्स बना दिए जाते हैं, ताकि जो स्लोप पर जो वाटर फ्लो करे, वाटर फ्लो का जो स्पीड है वो काफी कम हो जाए और आसानी से जो वाटर है उसको रोका जा सके, वाटर बहुत जल्दी फ्लो ना हो जाए, जिसकी वजह से वाटर इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर बात किया जा रहा है टेरेस फार्मिंग के बारे में। टेरेस फार्मिंग क्या होता है ये आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। दीज आर मेड अप ऑफ एन स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। अब यहां पर एग्जांपल 2.5 यहां पर टेरेस फार्मिंग आपको दिखाया गया कि यहां पर देखिए सीढ़ीदार खेती जिसको कि हम कहते हैं उसकी बात यहां पर की जा रही है। इसके लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर देखिए
ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सीढ़ीदार है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पूरा ये एक स्लोप था, पहले ये एक स्लोप था, इसको क्या किया गया, इसको ऐसे कट कर दिया गया, सीढ़ी बना दिया गया इस तरीके से। तो इसमें क्या हो गया कि पहले स्लोप था, खेती पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब यहां पर इतना चौड़ा हमारे पास सरफेस है कि जहां पर हम खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर खेती किया जाता है ताकि जो वाटर है उसको कंजर्व किया जा सके। इसके साथ ही यहां पर हमें ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। इसके बाद है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब देखिए यहां पर ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें कि दो तरीके के क्रॉप्स हैं जिनको कि अल्टरनेट करके उगाया गया है। इसको आप अल्टरनेट टाइम पर भी उगा सकते हैं और इस तरीके से हम खेती करते हैं। ये भी एक तरीके का सॉइल कंजर्वेशन का मेजर है। इसके बाद है हमारा कॉन्टोर प्लाविंग। कॉन्टोर प्लाविंग हमारा वही चीज है, कॉन्टोर जो हमने किया था कि जो स्लोप वाले इलाके होते हैं वहां पर हमने क्या किया था, बैरियर्स बनाए थे। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम बैरियर की जगह पर खेती करते हैं उसी के पैरेलल में। जैसे इस तरफ से स्लोप है, इस तरफ स्लोप है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसके पैरेलल में इस तरीके से खेती करेंगे पट्टे बनाकर, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। यही चीज यहां पर बात किया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए अगर हम आगे बढ़े तो शेल्टर बेल्ट है। शेल्टर बेल्ट कुछ नहीं होता है बल्कि पेड़ लगा दिए जाते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज में कि एक खेती वाली जमीन है, इतना बड़ा टुकड़ा है जमीन का जिस पर की खेती करना है, उसके चारों ओर हमने क्या किया, पूरे पेड़ लगा दिए, जिसकी वजह से जो एयर है, विंड है, उसका एक्शन कमजोर हो जाए और भी चीजें कम हो जाए ताकि हम आसानी से यहां पर खेती कर सकें और जो इरोजन है वो ना हो। इस चीज के लिए यहां पर शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आगे आपके सामने एक एक्टिविटी दिया गया है जिसको कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा एक रिसोर्स जो कि है वाटर। अब हम बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। तो देखिए अभी तक हमने लैंड को देखा, सॉइल को देखा। तो जिस तरीके से हमारे लिए लैंड और सॉइल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बिल्कुल उसी तरीके से वाटर जो है वो एक तरीके का बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हो जाता है। अब यहां पर देखिए इसके आगे रिन्यूएबल कहा गया है, तो आप जानते हैं कि वाटर जो है वो एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको कि हम रिन्यू कर सकते हैं या फिर वो अपने आप रिन्यू हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं वाटर के बारे में कि वाटर के बारे में यहां पर क्या कहा जा रहा है। अब यहां पर सिंपली कहा जा रहा है कि देखिए जो पूरा अर्थ है उसका 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से ढका हुआ है। यानी कि जो आपका समुद्र है, ओशियन है, वो क्या है, वाटर है, पानी वहां पर अवेलेबल है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। वही चीज यहां पर कहा गया है कि 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से भरा हुआ है और इसी चीज की वजह से इसको वाटर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और वाटर यानी कि जो ओशियन है, प्रिमिटिव ओशियन, यानी कि आज के करोड़ों साल पहले, कितने करोड़ साल पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि करीब 350 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर ही, यानी 350 करोड़ साल पहले जो समुद्र था उस समय समुद्र के अंदर ही जो जीवन है उसकी शुरुआत हुई थी। और आज भी अगर हम देखें तो जो ओशियन है वो एक तरीके से 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस कैप्चर करता है और इसके साथ साथ समुद्र के अंदर वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। अब देखिए यहां पर केवल अंदर की नहीं बात है, बाहर भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं जो कि समुद्र के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि समुद्र में बहुत सारे मछलियां रहती हैं और भी दूसरे तरीके के जीव जंतु रहते हैं। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो ओशियन वाटर है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, बिल्कुल ही सैलाइन है और उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। और जो फ्रेश वाटर है यानी कि वैसा पानी, वैसा वाटर जिसको कि इंसान अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2.7% है। यानी कि हमारे अर्थ पर जितना भी पानी मौजूद है उसका मात्र 2.7% हमारे यूज के लायक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन सा पानी कितना इस्तेमाल करने के लायक है। यह पूरा हो गया हमारा 100% यानी पृथ्वी का पूरा पानी, उसमें से 97% हमारा ओशियन में, यानी कि ये जो पूरा दिख रहे हैं ये हमारा हिस्सा कहां पर है, ओशियन में भरा हुआ है, जो कि आपके यूज के लिए नहीं है। इसके बाद बच जाता है 2.7%। अब ये जो 2.7% है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल करने लायक है।
आप इसको यूज चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी सारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैसे? अब इसको पूरा ब्रेक करते हैं तो इतना बड़ा में हम देखें तो इतना बड़ा हिस्सा, करीब 70% हिस्सा जो है वो ग्लेशियर्स के रूप में है। यानी कि यहां पर करीब 3% बचा, मेरा मतलब है 2.7% जो कि फ्रेश वाटर हो गया। उसके अलावा और भी सलाइन वाटर हैं जो कि दूसरे जगहों पर मौजूद हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे लेक हैं जो कि आपके कैसे लेक है, साल्ट लेक है, वहां पर आपको खारा पानी देखने को मिलेगा, तो वो उनको भी अलग कर दिया जाए। उसके बाद बचता है हमारा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में से 70% ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है, या तो आपके हिमालय पर या फिर और भी कहीं जगहों पर ग्लेशियर के रूप में। उसके बाद इसका जो 30% है, यानी जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 30% क्या है, ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है, जिसको कि आप बोर करके, डीप बोर करके पानी निकालते हैं और आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बचता है सरफेस या फिर दूसरे तरीके के फ्रेश वाटर, यानी कि जो आपके नदियों में मौजूद हैं, आसपास के झीलों में मौजूद हैं वैसे। अब यहां पर 1.2% कहा जा रहा है, तो ये 1.2% जो हमारा फ्रेश वाटर है इसका 1.2% कहा जा रहा है। अब इसमें से भी आप देखिएगा तो इसमें से भी आपका जो आपका नदियां आ जाती हैं, लेक्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, और भी बहुत सारी सॉइल आ जाता है, एटमॉस्फेयर में पानी आ जाता है, ये सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम पानी हमारे इस्तेमाल के लिए है, इस्तेमाल करने लायक है, और हमें कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो वाटर रिसोर्स है, जो कि एक तरीके का हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको कंजर्व करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर यही चीज यहां पर फिर से लिखा गया है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं कि देखिए ये जो वाटर है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है, सिर्फ 1% है फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो कि फिट है ह्यूमन यूज के लिए, जिसको कि हम ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर या फिर रिवर्स या फिर लेक्स में पा सकते हैं, एटमोस्फेयर में पा सकते हैं। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, यानी कि जो फ्रेश वाटर है वो इस तरीके से उसकी कितनी मात्रा में वो अवेलेबल है उस हिसाब से हमारे अर्थ पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो जाता है। अब देखिए यहां पर हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वाटर है उसको ना तो ही हम अर्थ पर बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यानी कि जितना पानी अर्थ पर है उतना ही वो रहेगा। उसको आप ऐसा नहीं कि कल जाकर आपने कुछ ऐसा किया कि जो समुद्र है उसमें आपने कुछ ज्यादा पानी ऐड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना समुद्र में पानी है, अर्थ पर जितना पानी है उतना ही रहेगा। और उसका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कहने का मतलब कि अर्थ पर आपका जो रिवर्स है उसमें, लेक्स हैं उसमें, ग्राउंड वाटर या फिर आपका ओशियन, ये सभी चीजें मिलाकर व्यक्त की जा रही है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इट्स अबंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, the air, the land, back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This is you already know is referred as water cycle. अब देखिए यहां पर आपको ऐसा देखने में हमेशा ऐसा इसलिए लगता है कि वाटर बहुत मात्रा में मौजूद है, आपके आसपास भरा हुआ है वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो हमेशा घूमते रहता है। वो वाटर साइकिल को आप जानते ही होंगे, क्लास 7 में आपने पढ़ लिया है। वाटर साइकिल की वजह से वो कभी इवापोरेट होकर वो क्लाउड बन जाता है, फिर वो बारिश होकर जमीन पर आ जाता है, फिर वो कभी वो ओशियंस में चला जाता है, ओशियंस में से इवापोरेट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा वाटर साइकिल चलते रहता है और आपको अपने आसपास भरपूर पानी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर साइकिल जो है उसकी वजह से कहीं पर आपका वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, आपके जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जितना आपका ज़रूरत है उतना आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वाटर को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, उसको वेस्ट कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति आएगी कि आपका जो ज़रूरत है उसको वो भी पूरा नहीं करने पाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए या फिर वॉशिंग के लिए नहीं, बल्कि दूसरे तरीके की चीजों के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन के लिए। अब प्रोडक्शन में क्या, एग्रीकल्चर यानी खेती में भी बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जिसमें कि डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। इसके अलावा दूसरे तरीके के यूजेस भी हैं जिसमें कि आपका इस्तेमाल किया जाता है वाटर का बहुत ही ज्यादा। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। यानी कि फ्रेश वाटर के सप्लाई में कमी होने के या फिर उसके
उसमें शॉर्टेज होने के क्या रीजंस हैं, ये आपसे पूछा जाए तो ये आप लिख सकते हैं क्या, कि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरा हमारे आसपास अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, उसकी वजह से लोग जो है वो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा वाटर इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही जो वाटर है उसकी क्वालिटी भी अब धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। फ्रेश वाटर जो है उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको गंदा करके छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और वाटर जो है वो उसकी क्वालिटी हमारे यूज करने के लायक नहीं रहती है। अब देखिए यहां पर टॉपिक हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, तो यहां पर कहा जा रहा है देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां पर वाटर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। कम मात्रा कहना सही नहीं होगा, बल्कि यह कहना सही होगा कि वहां पर पानी की किल्लत हो चुकी है। जो ज्यादातर जो अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, या फिर साउथ अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इलाके ऐसे हैं जहां पर फ्रेश वाटर सप्लाई की कमी है, यानी वहां पर जितने अमाउंट में फ्रेश वाटर की जरूरत है उतना उन्हें नहीं मिलने पा रहा है। अब देखिए इसके अलावा कंट्रीज वैसे जो कि क्लाइमेटिक जोन में मौजूद हैं वहां पर ड्राउट्स की भी सिचुएशन आ गई है, यानी कि वहां पर इतनी कम मात्रा में आपका वाटर मौजूद है, वाटर स्कार्सिटी होने की मौजूद है कि जो वाटर है वो बहुत कम है कि वहां पर सूखा आ जाए, ड्राउट आ जाए, पूरा इलाका सूख जाए। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इज सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इन कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। अब यहां पर कहा जा रहा है कि क्या रीजंस हो सकते हैं इन सभी चीजों के, इन सभी चीजों के रीजंस क्या हैं, जब हम एक तरीके से वाटर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर वाटर सोर्सेस को हम कंटेमिनेट कर देते हैं जिसकी वजह से वो पीने योग्य नहीं रहता है या फिर ह्यूमन यूज के लायक नहीं रहता है, तब ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि नेचुरल है, वो है सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में चेंजेस या फिर वेरिएशन, यानी कि जो बारिश का जो पैटर्न है उसमें वेरिएशन होने की वजह से भी ये चीजें हो सकती हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, यानी कि आज की दुनिया में साफ पानी किसी भी व्यक्ति को के लिए मिलना या फिर सभी लोगों को वाटर अवेलेबल कराना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और पूरा दुनिया इससे जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में यह प्रॉब्लम हो सकता है या फिर किसी एक देश में हो सकता है, दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है, सभी जगहों पर हो सकता है। ये प्रॉब्लम काफी बड़ा है और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। और देखिए हमने अभी तुरंत देखा था कि वाटर जो है वो एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जब हम उसको ओवर यूज करते हैं या फिर जब हम उसको पोल्यूट करते हैं तो उसकी वजह से वो हमारे यूज के लायक नहीं रहता है, वो उसको रिन्यू होने में ज्यादा टाइम लगता है या फिर वो रिन्यू हो ही नहीं सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम उसको पहुंचा देते हैं, जैसे कि जब हम अनट्रीटेड या फिर पार्शियली ट्रीटेड सीवेज जो नालियां होती हैं उनको जब नदियों में छोड़ देते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी इंडस्ट्री से जो निकलने वाली गंदगी होती है जो उसको जब हम वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होता है। यानी जो नदियों की पानी की क्वालिटी है या फिर हमारे आसपास के लेक्स की पानी की क्वालिटी है तो या फिर जो ग्राउंड वाटर है उन सभी चीजों की उन सभी जगहों पर जो वाटर अवेलेबल है वो बहुत ही ज्यादा कंटेमिनेट हो जाता है और हमारे यूज के लायक नहीं रहता है। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि इन सभी इस तरीके के केमिकल्स की वजह से ये सभी प्रोसेस जो हैं, जैसे एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है, बहुत ज्यादा केमिकल, नाइट्रेट्स, पोटेशियम, इस तरीके बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। आप जो इंडस्ट्रीज चलती हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल जो हैं उनको छोड़ा जाता है। इसी तरीके से जो सीवेज होते हैं जो हमारे घर से नालियां निकलती हैं उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम साबुन, सर्फ और भी तरीके की चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो कि जब पानी में जाते हैं तो उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। तो इस वजह से ये सभी ऐसी चीजें हैं जो कि वाटर को एक तरीके से कंटेमिनेट करती हैं, उसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब करती हैं। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है, इसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है कि देखिए ज्यादातर जो केमिकल्स हैं जो एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं और ये ह्यूमन बॉडीज तक पहुंच जाती हैं वाटर के जरिए। अब हमने क्या देखा अभी
कि जो ये प्रोसेसेस हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर ह्यूमंस या फिर जो सीवेज होते हैं जो घर से निकलते हैं, वो सभी क्या होते हैं, उनसे गंदगी निकलती है। गंदगी गई पानी में, पानी को वापस से हमने उसको इस्तेमाल किया, ग्राउंड वाटर के रूप में इस्तेमाल किया, या फिर जो हमें सप्लाई वाटर मिलता है वो सभी इस्तेमाल हुआ। उन सभी उस वाटर के जरिए जो हमने केमिकल कंटेमिनेशन किया था वो हमारे बॉडी तक भी पहुंच रहा है, यानी हमारे बॉडी की क्वालिटी भी खराब हो रही है, हमारे शरीर में भी बहुत ज्यादा गंदगी आ रही है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज। यानी कि अगर हम पानी को नदी तक, नाले तक या फिर समुद्र तक या फिर किसी लेक तक पहुंचने से पहले उसको सही तरीके से ट्रीट कर दें, साफ कर दें, प्रोसेस कर दें, तो ऐसी सिचुएशन आने से हम रोक सकते हैं कि जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो, यानी कि वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी अगर हम उसको पहले ही ट्रीट कर लें, सीवेज प्लांट बैठा दें, ये सभी चीजें कर लें। अब इसके अलावा देखिए यहां पर आगे और भी चीजें बात की जा रही है कि देखिए फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेबल कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि जब फॉरेस्ट होता है या फिर दूसरे तरीके के वेजिटेशन होते हैं किसी इलाके में, तो वो सरफेस रन ऑफ, यानी कि जैसे किसी इलाके में पानी आया तो वो पानी तुरंत ही बह जाता है, सरफेस के ऊपर ही से बह जाता है। लेकिन अगर वहां पर पेड़ होगा, वहां पर वेजिटेशन होगा, तो वो इस चीज को कम करता है, यानी पानी डायरेक्टली फ्लो नहीं करने पाएगा, और जो ग्राउंड वाटर है उसको एक तरीके से रिप्लेनिश करता है, यानी उसको भरपूर करता है, पानी उसमें भरता है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीके का जरिया है, एक तरीके का मेथड है जिसके जरिए हम सरफेस रन ऑफ, यानी जो बारिश का पानी है उसको सेव कर सकते हैं। वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स। The canals should be properly lined to minimize losses by water seepage। यानी कि देखिए जब वाटर जो है उसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी, तो वहां पर कैनल्स को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि वहां पर पानी का लॉस कम से कम हो। इसके अलावा हमको स्प्रिंकलर्स का यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर के फील्ड में, ताकि जो इरिगेशन है उसमें कम से कम पानी इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा एरिया को हम इरिगेट कर सकें। अब इसके बाद और भी तरीके के चीजें बताई गई, जैसे ड्राई रीजन में हम क्या कर सकते हैं, ड्राई रीजन में जहां पर हाई रेट होता है इवापोरेशन का, वहां पर ड्रिप या फिर ट्रिकल इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं इस तरीके के चीजों का इस्तेमाल करके। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाए, उसके क्या सोर्सेज हैं, क्या तरीके हैं, तो इस पारा से आप पॉइंट्स को उठाकर लिख सकते हैं। जैसे कि ड्राई रीजन्स में हम ट्रिकल इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं, कैनल्स का डिजाइन इस तरीके का कर सकते हैं कि वाटर कम लीकेज हो, या फिर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर हम जो फॉरेस्ट है उसको लगा सकते हैं, फॉरेस्ट भी इस काम में हेल्प करता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए यहां पर थोड़ी सी कहानी दी गई है, इस कहानी को मैं इग्नोर कर रहा हूं और इसके आगे बढ़ता हूं और सीधे पॉइंट को शुरू करता हूं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, दैट वी कॉल बायोस्फीयर। यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ऐसे ही इलाके में एग्जिस्ट करता है या फिर मौजूद होता है, पनपता है, जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मीट करते हैं, तीनों मिलते हैं, जहां पर तीनों मौजूद होता है वहीं पर लाइफ या फिर जो वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, सरवाइव करता है। और ऐसे इलाके को जहां पर तीनों मौजूद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहां पर बायोस्फीयर को हम सही तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये इमेज आप देखिए, यहां पर ये बायोस्फीयर है। अब बायोस्फीयर इसमें से, इस इमेज से आप क्या समझ रहे हैं, तो यहां पर देखिए पानी भी है, यहां पर हाइड्रोस्फीयर मौजूद है, यहां पर अर्थ भी है यानी कि सरफेस भी है, ये क्या है, लिथोस्फीयर है। वहीं पर हमारा क्या है, एयर भी मौजूद है यानी कि एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। तो ऐसा इलाका, मान लीजिए यहां पर कोई जानवर रह रहा है तो उसके पास एटमॉस्फेयर भी है यानी उसको हवा भी मिल रहा है, उसके पास जमीन भी है, वहां पर कुछ उगेगा तो वो खा भी लेगा, यहां पर पानी भी है, उसको पानी पीने का मन है, पानी भी पी लेगा। तो इस तरीके से ऐसी जगह या फिर ऐसा इलाका जहां पर ये तीनों मिलते हैं, तीनों मौजूद हैं,
वहां पर लाइफ या फिर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करता है। जैसे आप समुद्र के बीच में जाइए, समुद्र के बीचों बीच आप जाइएगा तो वहां पर लैंड मौजूद नहीं है, तो वहां पर आप जिंदा नहीं रह सकते, मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, मैं बैठूंगा कहां, रहूंगा कहां, खाऊंगा क्या, ये सभी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो वहां पर जो है ये वाइल्ड लाइफ या फिर जो प्लांट है या फिर जो वेजिटेशन है वो मौजूद नहीं होगा। या फिर ऐसे इलाके में चले जाइए जहां पर बिल्कुल ड्राई एरिया है, वहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां पर जमीन है और सिर्फ एयर है, तो क्या वहां पर कोई भी प्लांट या फिर कोई पौधा या कोई जानवर जिंदा रहने पाएगा? नहीं रहने पाएगा। किसी भी जानवर को जिंदा रहने के लिए, प्लांट को जिंदा रहने के लिए तीनों चीजें जरूरी होती है। जमीन भी जरूरी होता है, पानी भी जरूरी होता है और एयर भी जरूरी होता है। कुछ दूसरे टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो कि अलग अलग इलाके में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे जो मरीन लाइफ होता है, यानी जो एक्वेटिक लाइफ होता है जिसमें कि आपके मछली आ जाते हैं, उनको जमीन की क्या जरूरत है? उनको जमीन की जरूरत है, लेकिन डिफरेंट तरीके से जरूरत है, लेकिन वैसे जिंदा रहने के लिए कंप्लीटली एसेंशियल नहीं है। अब देखिए यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर आगे अब हम बात कर लेते हैं, एक चीज के बारे में बात किया जा रहा है, इकोसिस्टम के बारे में। अब इकोसिस्टम के बारे में क्या कहा जा रहा है? इन द बायोस्फीयर living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. इकोसिस्टम के बारे में यहां पर कहा जा रहा है। इकोसिस्टम क्या होता है? तो देखिए इकोसिस्टम एक तरीके का सिस्टम होता है एक खास इलाके में जानवरों का या फिर सभी लिविंग बीइंग्स का, जिसमें कि सभी जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं या फिर इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें, आप या मैं अपने आसपास के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हूं? तो मैं क्या करता हूं, अभी का लाइफ ऐसे भूल जाइए कि शहर में आप रहते हैं, आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, आप एक जानवर हैं जो कि जंगल में रहता है। क्या आप जाते हैं घास खाते हैं? तो आप जो है घास के ऊपर डिपेंडेंट हैं। घास जो है वो मिट्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने आसपास के चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, पानी के लिए और भी चीजों के लिए। तो आप उसके ऊपर, जो घास है वो अपने आसपास के ऊपर, आपको किसी शेर ने खा लिया तो शेर क्या है? आपके ऊपर डिपेंडेंट है जिंदा रहने के लिए, और शेर जो है वो दूसरी और चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से पूरा एक चेन बन जाता है, एक पूरा सिस्टम बन जाता है, जिसमें कि सभी लिविंग बीइंग्स, उसके साथ साथ नॉन लिविंग बीइंग्स भी इंक्लूडेड हैं, सभी जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखिए ये जो इकोसिस्टम है ये ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया का एक है, एक खास इलाके का एक इकोसिस्टम होता है। जैसे आप पानी के अंदर जाइएगा तो पानी के अंदर का इकोसिस्टम दूसरा है। पानी के अंदर मैं रिलेटेड नहीं हूं, वहां पर मेरे ऊपर ना कोई डिपेंडेंट है, ना मैं पानी के अंदर वाले किसी मछली के ऊपर डिपेंडेंट हूं, उसका अपना इकोसिस्टम है। या फिर आप चले जाइएगा किसी डेजर्ट एरिया में, तो वहां का जो इकोसिस्टम है वो आपके किसी नदी के एरिया के इकोसिस्टम से डिफरेंट होता है। तो अलग अलग इलाके का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। तो इसी चीज की यहां पर बात की जा रही है। अब देखिए यहां पर इकोसिस्टम यही है कि देखिए आपका जो एक खास इलाका है जहां पर केवल मिट्टी वाला इलाका है, वहां पर पानी नहीं है, तो यहां का इकोसिस्टम दूसरा होगा। शेर खाएगा बकरी को, बकरी खाएगा घास, घास उगेगा मिट्टी से, और फिर शेर मर जाएगा तो वो क्या होगा, वो फिर एक तरीके से ह्यूमस बन जाएगा या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में वो प्रोवाइड करेगा। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को उगने के लिए, वो प्रोवाइड करेगा। अब वहीं आप एक्वेटिक लाइफ में आते हैं तो वहां पर दूसरा सिस्टम चलता है। शार्क जो होता है वो छोटी मछलियों को खा लेता है, छोटी मछलियां जो होती हैं वो छोटे छोटे कुछ चीजें खा लेती हैं। तो सभी जगहों का अपना अपना अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अब देखिए यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। प्लांट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops, act as shelter belt, help in storage of underground water, gives us food, nuts, latex, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिन प्लांट एंड डिफरेंट एसेंशियल फॉर स्टडीज। यानी कि बहुत सारी चीजें। देखिए
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वेजिटेशन है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो दूसरे तरीके के हमारे आसपास जो वेजिटेशन होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, यानी लकड़ियां प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे सोफे बेड ये सभी चीजें बनती हैं, हमारे एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोवाइड बनाते हैं जिसको कि हम ब्रीथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉइल को ये पकड़ कर रखते हैं यानी कि सॉइल को इरोजन होने से रोकते हैं जिसके ऊपर हम क्रॉप्स को उगा सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स के रूप में ये काम करते हैं, यानी कि जो हमने ऊपर शेल्टर बेल्ट पढ़ा था उसके रूप में काम करते हैं, हमें अंडरग्राउंड वाटर को स्टोरेज करने में मदद करते हैं और भी तरीके की चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसे यूजेस आपको प्लांट के बताए गए, इसके अलावा चाहे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, सिंपली ये यहां पर लिखा गया है। इसके आगे बढ़िए तो यहां पर कहा जा रहा है वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने बात कर लिया, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ होता है ये इंक्लूड करता है एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, इसके साथ साथ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, यानी कि जो आपके मरीन लाइफ होते हैं यानी पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। और ये सभी जो हैं ये हमें मिल्क, मीट, हाइड, वूल ये सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जो इंसेक्ट जैसे कि बीज होते हैं ये हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, ये हमें पॉलिनेशन में मदद करते हैं यानी प्लांट्स का जो फ्लावर्स का पॉलिनेशन होता है उसमें मदद करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे डिकम्पोजर्स के रूप में भी काम कर सकते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो इस वजह से ये सभी जो हैं हमारे इकोसिस्टम में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी जरूरतों के लिए। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है आगे की, देखिए जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और ये भी डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। वल्चर जो है वो एक तरीके से डेड लाइफ स्टॉक के ऊपर फीड करता है, सरवाइव करता है, यानी कि कोई जानवर मर गया है, सड़ गया है, उसको जाकर वल्चर जो है वो खाएगा और उसको एक तरीके से डिकम्पोज करेगा। और देखिए ये एक तरीके से एनवायरनमेंट का बहुत ही अच्छा क्लींजर माना जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल और आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं या फिर जितने भी हमारे लाइफ्स हैं वो सभी जो हैं वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में या फिर उसको बनाए रखने में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन के बारे में फिर से बात किया जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ग्रोथ जो वेजिटेशन का है वो प्राइमरी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और मॉइस्चर के ऊपर। जो मेजर वेजिटेशन टाइप है वर्ल्ड का वो उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब और टुंड्रा। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज उगते हैं और उनका फैलाव बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं इनको आप ऐसे इलाके में समझ सकते हैं या फिर सोच सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई होगा, यानी जहां पर बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई होगा वहां पे बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज होंगे। जहां पर जैसे जैसे मॉइस्चर घटेगा, पानी घटेगा, वाटर कैपेबिलिटी घटेगा, वैसे वैसे हमारा ट्रीज का साइज भी घटता है और उनका डेंसिटी भी घटता है। और वैसे इलाके जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होता है वहां पर छोटे छोटे ट्रीज हमको देखने को मिलते हैं या फिर ग्रासेस देखने को मिलते हैं जो कि ग्रासलैंड का निर्माण करते हैं, यानी घास के मैदान का निर्माण करते हैं। और वो इलाके जो ड्राई इलाके होते हैं जहां पर लो रेनफॉल होता है वहां पर श्रब्स यानी कि जो झाड़ियां होती हैं वो उगती हैं और इसके साथ साथ स्क्रब्स ग्रो करते हैं। और देखिए ऐसे एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके डीप रूट्स होते हैं और इनका जो थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है, यानी कि जैसे कि आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस की यहां पर सिंपली बात हो रही है कि जहां पर पानी बहुत कम होता है, ड्राई एरिया होता है, वहां पर कैक्टस जैसे पौधे उगते हैं और उनका थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है। और देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ड्राई एरिया में क्या होगा, इवापोरेशन बहुत ही आसानी से होगा, बहुत ही जल्दी होगा, और वहां पर उसको रोकने के लिए इनका जो लीफ का सरफेस होता है यानी जो पत्ते होते हैं उसका सरफेस थॉर्नी होता है, इसके साथ साथ वैक्सी होता है ताकि कम से कम इवापोरेशन हो। और इसके साथ साथ जो टुंड्रा वेजिटेशन होता है ये आपके कोल्ड पोलर रीजन में होते हैं और इसमें मॉसेस और लाइकेंस आते हैं। अब देखिए यहां पर आगे फॉरेस्ट की बात की जा रही है। अब देखिए जो फॉरेस्ट होते हैं ये ब्रॉडली, यानी ब्रॉडली मतलब कहने का मतलब है कि इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसिडुअस फॉरेस्ट। और ये किस आधार पर डिवीजन है, ये डिवीजन है इस आधार पर कि जो पेड़ हैं वो उनके पत्ते कब झड़ेंगे। तो देखिए जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं साल में,
क्योंकि ये ऐसे इलाके में मेनली होते हैं जहां पर वाटर सप्लाई का कोई कमी नहीं है और यहां पर इनको वाटर लूज करने का कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन जो डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये अपने पत्ते कुछ खास मौसम में झाड़ देते हैं, यानी कि उनको हटा देते हैं। क्यों झाड़ देते हैं? क्योंकि ये एक तरीके से अपने पेड़ को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि अगर पत्ते होंगे तो इवापोरेशन होने के चांसेस रहेंगे, पत्ते झड़ जाएंगे तो इवापोरेशन होने का चांस या फिर उसका जो एक सिचुएशन है वो कम हो जाएगा। इस वजह से डिसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो कुछ सीजन में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। अब देखिए इसके बाद जो डिसिडुअस फॉरेस्ट है उसको हम उसके रीजन के आधार पर, इलाके के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, यानी कि किस इलाके में ये उगते हैं उसके आधार पर। क्योंकि देखिए ये जो इलाके हैं इनका टेम्परेचर अलग है, इनका मॉइस्चर अलग है, इनका पूरा सिचुएशन अलग है। अब जैसे देखिए ये जो हमारा ये इलाका है जिसको कि आप ग्रीन में देख पा रहे हैं, ये इलाका जो है ये एक तरीके से क्या है, ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल रीजन है। यहां पर ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होगा। यहां पर ये जो ऊपर का ये इलाका है, ये वाला इलाका, ये आपका टेम्परेट है और नीचे भी ये इलाका हमारा टेम्परेट जोन है। यहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट हमारा ट्रॉपिकल से अलग होगा, तो इस आधार पर भी इसका डिवीजन करते हैं। अब इसके बाद अगर हम ऊपर आए तो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये जो पूरा आप झाड़ियां देख रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत ही यहाँ पर घने पेड़ हैं। तो ये किस टाइप का है? ये हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, या फिर जो एक तरीके से बहुत ही घने पेड़ हो गए उनका सिचुएशन हो गया। फिर यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक तरीके से छोटे छोटे पेड़ हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पर वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो इस रीजन के मुकाबले कम है, तो इस वजह से आपको घास के मैदान जैसा स्थिति दिख रहा है। पेड़ दिख रहे हैं तो छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, उसके कंपैरिजन में यहां पर बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। अब यहां पर देखिए ड्राई रीजन है। अब देखिए ड्राई रीजन है तो क्या है, यहां पर आपको छोटी छोटी झाड़ियां देखने को मिल रही हैं जो कि बिल्कुल सूखे हुए हैं या फिर ऐसी स्थिति है। इसके बाद यहां पर ये टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा वेजिटेशन है यहां पर। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि आपने जो काई वर्ड सुना होगा कि यहां पर जंगल काई लग गया है, इस तरीके का सुना होगा, तो उसकी बात यहां पर की जा रही है कि यहां पर लाइकेंस या फिर मॉसेस उग जाते हैं पत्थरों के ऊपर या फिर मिट्टी के ऊपर, जो कि एक तरीके से वहां पर वही सरवाइव कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब देखिए जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक तरीके से वेल्थ के जैसा है, हमारी प्रॉपर्टी के जैसा है, तो इसको बचाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को और दूसरे तरीके के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये मिलकर इकोसिस्टम चलाते हैं। यानी कि जो हमारा एनिमल्स हो गए और इसके साथ साथ प्लांट्स हो गए, ये सभी मिलकर इकोसिस्टम चलाते हैं। और जब भी किसी भी तरीके का क्लाइमेट में चेंज आता है या फिर जब ह्यूमन द्वारा इंटरफेयर किया जाता है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं जो कि अभी तक आराम से जीते आए हैं, उनका जो जीवन का स्टाइल है उस पर प्रभाव पड़ता है, यानी उनके लाइफ पर प्रभाव पड़ता है, उनके लिए जीने का कंडीशन बदल जाता है। और इस चीज की वजह से बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि वल्नरेबल हो चुकी हैं या फिर इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुके हैं। और इनके रीजंस क्या हैं? इनके रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सभी कुछ ऐसे ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ये पूरा प्रोसेस है एक्सटिंक्शन का, एनिमल्स या फिर प्लांट्स के एक्सटिंक्शन का, इसको काफी बल मिला है। यानी कि जो जिस रेट से पहले जानवर एक्सटिंक्ट होते थे वो रेट अब बढ़ चुका है। बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं या फिर बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? जानवरों का शिकार करना, या फिर मजे के लिए या फिर शिकार करना सिंपली हम कहें तो वो होता है पोचिंग। अब इससे घाटा क्या है? इससे घाटा ये है कि देखिए जो पोचिंग होता है या फिर जो शिकार होता है वो कुछ खास स्पीसीज का होता है। जैसे आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले शेर का शिकार बहुत ही फेमस हुआ करता था, या फिर बाघ का शिकार, तो लोग जाते थे सिर्फ और सिर्फ बाघ को मारते थे। जंगल में जाते तो आज मैंने 10 बाघ मार दिया आज। और इसी तरीके से दूसरे भी जितने भी जानवर थे उनका भी पोचिंग किया जाता था, उनका भी एक तरीके से शिकार किया जाता था, और ये सभी काम एक तरीके से बिल्कुल इलीगल किया जाता था। जैसे सरकार जो है
उसने बहुत सारे तरीके के रोक लगा के रखे हैं कि आप शेर को नहीं मार सकते, हाथी को नहीं मार सकते हैं, दूसरे और तरीके के जानवर नहीं मार सकते हैं जिनको कि पोचिंग या फिर शिकार करने के लिए यूज किया था, यानी कि जंगल में जाकर उनका शिकार किया जाता था। उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, ये सभी ऐसे जानवर हैं। इसके अलावा डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लिपर्ड, इस तरीके से और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको कि एक तरीके से सरकार ने संरक्षित घोषित कर दिया है कि आप इन जानवरों का शिकार नहीं कर सकते हैं, उनको मार नहीं सकते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, या तो आप व्यापार करने के लिए, जानवरों के जो शरीर के हिस्से होते हैं उनका व्यापार करने के लिए, मीट के लिए, या फिर किसी रीजन से आप इनको नहीं मार सकते हैं। इनका जीना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति में है कि बहुत ही जल्दी ये खत्म भी हो सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ें तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि देखिए जो एक तरीके से सरकार है उसने और भी बहुत तरीके के तरीके अपनाए हैं ताकि जानवरों का या फिर जो जीव जंतु हैं, चाहे उसमें आपके वाइल्ड लाइफ आ जाए या फिर आपका जो वेजिटेशन है वो आ जाए, इनको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। ये सभी इस तरीके के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड, इसको भी बचाने के लिए बहुत सारे तरीके के चीजें की जाती हैं और इसके साथ साथ इनको बचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस बना रहे और जो स्पीसीज है उनके बीच में बैलेंस बना रहे। यानी कि अगर सोचिए ऐसी स्थिति आ जाए कि जंगल के सारे शेर गायब हो जाएं, बाघ गायब हो जाएं और भी जितने जीव जंतु हैं सभी गायब हो जाएं, सिर्फ पृथ्वी पर इंसान बचेंगे, तो ऐसा क्या अच्छा लगेगा? या फिर एक तरीके से एनवायरनमेंट का बैलेंस बना हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस वजह से सभी तरीके के जानवरों का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए सरकार जो है वो कई सारे कदम उठाती रहती है और आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जानवरों की जो संख्या है वो कमी ना हो। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स several birds and animals have either become extinct or are on verge of extinction। यानी कि इस तरीके से जो शिकार है, यानी कि शिकार सही वर्ड नहीं होगा, हत्या हम सही वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि जानवरों को या फिर पक्षियों को मारा जाता है तो सिर्फ शिकार के लिए नहीं मारा जाता है बल्कि उनका मीट के लिए, उनके शरीर का उनका जो शरीर का पार्ट्स होता है उसके व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, एनिमल ट्रेड, उसके लिए भी मारा जाता है। तो इस तरीके के रीजंस की वजह से जब जानवरों की हत्या की जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि वो एक तरीके से पृथ्वी पर से खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर है। यानी कि अगर उनको कुछ और साल तक उसी तरीके से मारा गया तो कुछ साल बाद वो देखने ही को नहीं मिलेंगे पृथ्वी पर आपको। तो इस वजह से जो सरकार है वो कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है जैसे कि वन महोत्सव या फिर इस तरीके के और भी प्रोग्राम चलाती है ताकि बच्चों को ये सभी चीजें सिखाई जा सके कि आपको जानवरों को नहीं मारना चाहिए, जो पौधे हैं उनका भी संरक्षण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। इस तरीके के काम जो है वो सरकार करती है। अब इसके अलावा जो बहुत सारे देश है उन्होंने बहुत सारे लॉज भी पास किए हैं ताकि जो ट्रेड है, जानवरों के शरीर का ट्रेड या फिर जानवरों का जो हत्या है उसको इलीगल घोषित किया जा सके। जैसे इंडिया में अगर आप लायन को मारते हैं, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसके अलावा पिकॉक्स को मारते हैं तो उस पर आपके ऊपर हत्या का केस चलेगा और इनका हत्या करना बैन है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन विया साइट्स ये भी एक तरीके से काम कर रहा है ताकि जो जानवर हैं उनके स्पेसीज को बचाया जा सके और इसके हिसाब इसने एक तरीके से बर्ड्स का या फिर एनिमल्स का जो ट्रेड होता है उसको बैन करके रखा हुआ है। और ये एक तरीके से जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काम करता है और ये कहता है कि इनको बचाना, इनको कंजर्व करना जो इंसान है उनकी ड्यूटी है। अब देखिए यहां पर ग्लोसरी में आपको नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। तो नेशनल पार्क क्या होता है, उसका डेफिनेशन है कि नेशनल पार्क एक तरीके का एरिया होता है, उसको इस तरीके से डिजिग्नेट किया जाता है, यानी कि उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि देखिए ये जो एरिया है ये एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, यानी कि वहां पर जो है किसी भी बाहरी व्यक्ति का छेड़छाड़ या फिर इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, वहां के लोगों को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं जिसके बारे में यहां पर बताया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर ये हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।